दोस्तों, क्या भारत अभी ब्रह्मोस के बाद एक और डेंजरस मिसाइल फैमिली को डेवलप कर रहा है? क्या रशियन सबमरीन फ्यूचर में पानी के नीचे से ही ब्रह्मोस बरसा सकते हैं? और क्या इंडियन आर्मी अपने टैंक को अभी दुश्मन की मिसाइल अटैक से लगभग इम्यून बनाने वाली है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLSM प्रोग्राम और उसके नए एंटीशिप मिसाइल वेरिएंट की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का LRLSM प्रोग्राम भी सिर्फ लैंड अटैक रोल तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि DRDO अभी इसका एक डेडिकेटेड शिप लॉन्च्ड एंटीसी वर्जन भी डेवलप कर रहा है, जो कि फ्यूचर में इंडियन नेवी की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत ही खतरनाक बना सकता है। अब सभी को याद होगा, नवंबर 2024 में LRLSM मिसाइल का पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट एक मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर से किया गया था। उसके बाद अभी ये प्रोग्राम एडवांस डेवलपमेंट टेस्टिंग फेज में एंटर कर चुका है। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि मिसाइल को एक सिंगल मिसाइल नहीं बल्कि एक पूरा मिसाइल फैमिली बनाने का प्लान किया जा रहा है। यानी ये सिर्फ एक कैटेगरी का मिसाइल नहीं होने वाला और इसके कई वेरिएंट अभी बनाए जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से इसका नेवल एंटीसी वेरिएंट इंडियन नेवी के यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये होगा कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के करंट और आने वाले वॉरशिप पर इसको बिना किसी मेजर मॉडिफिकेशन के डिप्लॉय करना संभव होने वाला है। अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो ओरिजिनल LRLSM को डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डेवलप किया गया था, जिसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम, टेरेन फॉलोइंग कैपेबिलिटी, लो ऑब्जर्वेबल फ्लाइट प्रोफाइल और प्रिसीजन गाइडेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था। पर अभी इसकी एंटीशिप वर्जन आने के बाद इंडियन नेवी को एक ऐसा इंडिजिनस मिसाइल मिलने वाला है जो लॉन्ग डिस्टेंस से एनिमी डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप्स को आराम से एंगेज कर पाएगा। रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर में इस मिसाइल फैमिली का एक एयर लॉन्च्ड और एक सबमरीन लॉन्च वर्जन को भी डेवलप किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत अभी सिर्फ एक क्रूज मिसाइल को ही डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए एक यूनिफाइड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक इकोसिस्टम को क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो कि फ्यूचर बैटलफील्ड में भारत की स्ट्राइक फ्लेक्सिबिलिटी को एक नए लेवल पर ले जाने वाली है। अगला अपडेट DRDO के नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी NASM MR प्रोग्राम और उसके पहले सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत के इंडिजिनस मिसाइल इकोसिस्टम को लेकर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज यानी NASM MR का पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खास बात यह कि यह टेस्ट किसी एयरक्राफ्ट से लॉन्च नहीं किया गया था या हेलीकॉप्टर से लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि इस बार मिसाइल को एक सॉलिड बूस्टर की मदद से ग्राउंड लॉन्चर से फायर किया गया था, ताकि मिसाइल के प्रपल्सन, गाइडेंस और ओवरऑल फ्लाइट प्रोफाइल को वैलिडेट किया जा सकेगा। और ग्राउंड लॉन्चर से टेस्ट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसकी अभी एक नेवल या शिप लॉन्च्ड वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, NASM MR भारत का एक इंडिजिनस ऑल वेदर ओवर द होराइजन एंटीशिप क्रूज मिसाइल होने वाला है, जिसे मेनली इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है और फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स भी इसको इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। रिपोर्ट के हिसाब से इस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज लगभग 350 किलोमीटर होने वाला है और स्पीड की बात करें तो NASM MR लगभग मार्क 0.9 की हाई सबसोनिक स्पीड को मेंटेन करने वाला है और लो अल्टीट्यूड में सी स्किमिंग प्रोफाइल को मेंटेन करके फ्लाई करने वाला है, जिस वजह से एनिमी रडार के लिए इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल बनने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका गाइडेंस सिस्टम होने वाला है। रिपोर्ट के हिसाब से इस मिसाइल में एक्टिव रडार सीकर और इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा रहा है। ये डुअल मोड गाइडेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और काउंटर मेजर्स के बीच भी एक्यूरेट टारगेट ट्रैकिंग मेंटेन करने में इसको मदद करने वाला है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा इसका कॉस्ट बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल एंटीशिप मिसाइल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ने वाला है, जो कि लंबे समय तक चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट में LRLSM या ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के मुकाबले हमको काफी सस्ता पड़ने वाला है, जो कि इसकी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट को पॉसिबल बनाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के आर्मर्ड फोर्स मॉडर्नाइजेशन और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम खरीदने की प्लान की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन आर्मी की टैंक सर्वाइबिलिटी को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अगले महीने होने वाली मीटिंग में लगभग 2000 एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यूनिट की प्रोक्योरमेंट प्रपोजल पर विचार किया जाने वाला है। इस पूरे प्रपोजल की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 5000 करोड़ होने वाली है और अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है तो ये भारत का एक्टिव प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी एपीएस सिस्टम ट्रेडिशनल आर्मर से थोड़ा अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। नॉर्मल आर्मर इनकमिंग अटैक को एब्जॉर्ब या डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम उस थ्रेट को व्हीकल तक पहुंचने से पहले डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी अगर एनिमी की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आरपीजी या कोई भी एंटी आर्मर मुनिशन को फायर किया जाता है तो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम अपने रडार और सेंसर की मदद से उसको पहले डिटेक्ट करने वाला और उसके बाद काउंटर मेजर को फायर करने वाला, जो कि हवा में ही दुश्मन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को या कोई भी प्रोजेक्टाइल को नष्ट करने वाला है। दोस्तों, रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट ने यह क्लियरली दिखा दिया है कि बैटलफील्ड बहुत ही तेजी से अभी बदल रहा है। खास करके यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट और नए मॉडर्न वॉर में देखा गया कि रिलेटिवली लो कॉस्ट गाइडेड वेपन भी हेवीली आर्मर्ड टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वजह से दुनिया भर की मिलिट्री जब भी अपने टैंक्स और इन्फेंट्री व्हीकल को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से इक्विप करने लगे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 2000 एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यूनिट का मतलब ये हो सकता है कि इंडियन आर्मी अपनी आर्मर्ड फ्लीट के एक बहुत ही बड़े हिस्से को मॉडर्न डिफेंसिव शील्ड प्रोवाइड करने वाली है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ कि कौन से प्लेटफॉर्म पर इसको अभी इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन फ्यूचर में T90, T72 और हमारे फ्यूचर आर्मर्ड प्लेटफॉर्म इसका प्राइमरी यूजर हो सकते हैं। अगला अपडेट रशिया के एमोर 1650 सबमरीन और उसके ब्रह्मोस मिसाइल इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया की तरफ से अभी अपने एमोर 1650 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का एक अपडेटेड मॉडल को शोकेस किया गया है, जिसमें अंडर वाटर से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को हाईलाइट किया गया है। दोस्तों, एमोर 1650 असल में रशिया के प्रोजेक्ट 677 लाडा क्लास सबमरीन का एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसको अभी एक नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल सबमरीन के रूप में मार्केट किया जा रहा है। इस सबमरीन की खास बात इसका लो एक्यूस्टिक सिग्नेचर, एडवांस सेंसर सिस्टम और फ्यूचर में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी एआईपी कैपेबिलिटी होने वाली है, जिसकी मदद से सबमरीन को लंबे समय तक पानी के नीचे ऑपरेट करना संभव होने वाला है। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका ब्रह्मोस इंटीग्रेशन होने वाला है। रिपोर्ट के हिसाब से एमोर 1650 के कुछ वेरिएंट में अभी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी वीएलएस सिस्टम को ऐड किया जा रहा है, जिसकी मदद से ये सबमरीन पानी के नीचे रहकर ही ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। यानी इस सबमरीन को मिसाइल लॉन्च करने के लिए सरफेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जिसे दुश्मन के लिए हमारे सबमरीन को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल बनने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल अभी पहले ही लैंड, वॉरशिप और फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय किया जा चुका है। साथ ही 2013 में भारत ने समर्ज प्लेटफॉर्म से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च करके सबमरीन लॉन्च कैपेबिलिटी को वैलिडेट कर दिया था। अगर कैपेबिलिटी की बात करें तो अंडर वाटर लॉन्च ब्रह्मोस एनिमी नेवल फॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक लैंड टारगेट दोनों को एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है और हाई सुपरसोनिक स्पीड होने की वजह से दुश्मन के पास रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होने वाला है। खास बात यह कि रशिया पहले भी भारत को एमोर 1650 क्लास की सबमरीन को ऑफर कर चुका है। हालांकि भारत ने प्रोजेक्ट 75 के अंदर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को सिलेक्ट किया था और अभी प्रोजेक्ट 75 के अंदर भी जर्मनी की टाइप 214 क्लास की सबमरीन को सिलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अभी रशिया की तरफ से इसकी जो अपडेटेड वर्जन को शोकेस किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया जा सकता है, ये एक रियल गेम चेंजर होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के नए इंडिजिनस कॉम्बैट ड्रोन और हिल डिफेंस के ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इंडियन स्टार्टअप हिल डिफेंस एंड एरोस्पेस के 2 इंडिजिनस कॉम्बैट ड्रोन सिस्टम को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है। इनमें पहला ड्रोन अटलस यूएवी होने वाला और दूसरा टेलॉन एफपीवी कैमिकाजी ड्रोन होने वाला है। सबसे पहले अगर अटलस की बात करें तो ये एक हैवी लिफ्ट क्वाडकॉप्टर टाइप का स्ट्राइक ड्रोन होने वाला है, जो कि स्पेशली बैटलफील्ड अटैक मिशन के लिए डेवलप किया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से ये ड्रोन एक साथ 2 से लेकर 4 मोर्टार बम को कैरी कर सकता है और इसका टोटल पेलोड कैपेसिटी लगभग 20 किलोग्राम तक होने वाली है। खास बात यह कि एटलस को हाई एल्टीट्यूड बैटलफील्ड के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया और ये लगातार 55 मिनट तक ऑपरेट कर सकता है। साथ ही इसका ऑपरेशनल रेंज भी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। 2025 के आखिर में इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न सेक्टर में डिप्लॉयड एक यूनिट को इस कैटेगरी की 5 ड्रोन को भी डिलीवर किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, असली गेम चेंजर यहाँ पर दूसरा प्लेटफॉर्म यानी टेलॉन एफपीवी ड्रोन होने वाला है। इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग
30 टैलोन FPV कैमकेज ड्रोन का भी ऑर्डर को वहां पे किया जा चुका है, जिसका डिलीवरी जून से स्टार्ट होने वाला है। ये ड्रोन रिकॉनेंस और स्ट्राइक दोनों रोल को करने वाला है और इसका रेंज लगभग 10 से 20 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है और ये लगभग 3 kg तक की वॉरेट को भी कैरी कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ऑपरेटर रियल टाइम वीडियो फीड देखते हुए टारगेट को मैनुअली सिलेक्ट कर सकता है और टर्मिनल फेज तक इसको गाइड कर सकता है, जिसकी वजह से बंकर्स, व्हीकल ऑब्जर्वेशन पोस्ट या ट्रूप कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा प्रिसीशन के साथ इसकी मदद से एंगेज किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।